नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगी। लेकिन राजनीति में एक अच्छा अनुभव और उत्तराखंड की राजनीति में एक खास सफर के साथ अब वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं टिहरी से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय जी की। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आप। जी, बहुत धन्यवाद निशा जी। किशोर उपाध्याय जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार इस वक्त बीजेपी अपने आप को कहाँ महसूस कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और इसी बीच बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, बीजेपी अच्छी बात यह है निशा जी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी एक चुनाव जब जीत जाती है तो वो और राजनीतिक दलों की तरह जो है आराम से बैठ नहीं जाती है, अपने अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो हमारे यहाँ जब चुनाव हुआ 22 में, तो उसके बाद से लगातार जो है वो कार्यक्रम चल रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह की स्थिति है राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के सामने और पुष्कर सिंह धामी जी के सामने मुझे कहीं विपक्ष में कुछ दिखाई नहीं देता है। इस समय हमारी जितनी विधानसभा में सीटें हैं जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को दाही का आंकड़ा अगर वो प्राप्त कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। बीजेपी हमेशा से ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है कि हमारे सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी एज अ कंपटीशन, चाहे वो कांग्रेस हो यूकेटी हो। आखिरकार ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता के बीच छाप छोड़ चुके हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार हम बना लेंगे उत्तराखंड? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, जो मैंने अपने 4.5 साल लगभग मुझे भारतीय जनता पार्टी में हो गए, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा यहाँ जी, और ये लगाई कि 77 से और 22 तक कांग्रेस में था। अच्छी बात यह है भारतीय जनता पार्टी में कि उनमें कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और मेरे विचार से कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे जो है अपने जो पन्ना प्रमुख हैं या अपने जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं या शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं उनसे सीधे सीधे संवाद करते होंगे। तो हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं। जनता के जो सरोकार हैं उनसे जुड़े रहते हैं। और उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो जो काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है, मेरे ख्याल से उसकी कल्पना जो है पहले कोई कर भी नहीं सकता था। और मैं क्योंकि ज़्यादा करके मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, यहाँ मैं बहुत कम आता हूँ, तो जिस तरह से लोगों में रुझान है, लोगों में नेतृत्व के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति जो स्नेह और आदर का भाव है, वो मुझे नहीं लगता कि जो है विपक्ष कहीं पर जो है टिक पाएगा। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया और हमने भी आपका राजनीतिक सफ़र देखा है, कांग्रेस से आप सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। क्या लगता है कि आपका ये डिसीजन सही रहा? कांग्रेस और बीजेपी में आपको क्या लगता है कितना बड़ा फर्क है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई सोच सकता है कि नितिन नवीन जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, या कभी कोई सोच सकता है कि एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, या पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनकी बैकग्राउंड से कभी कोई सोच सकता है कि कोई जो है मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये बड़ा अंतर है उसमें, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अच्छा जो कार्य करता है वो कभी भी ये विश्वास के साथ कह सकता है कि मैं किसी भी अच्छी पोजीशन में जो है भारतीय जनता पार्टी में पहुंच पाऊंगा, जबकि मुझे कांग्रेस में उस तरह का भाव नहीं दिखाई देता है। पहले भी कम था और अब तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन विपक्ष एक सवाल उठाता है और आपने बोला संगठन में इतनी मजबूती है कि किसी भी व्यक्ति की कभी भी किस्मत बदल जाती है और वो एक ऐसे पद पर आ जाता है, जिससे आपने एग्जाम्पल दिया नितिन नवीन का, प्रधानमंत्री का। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग ही गुटबाजी चलती है, जिसका शिकार बहुत सारे ऐसे ईमानदार नेताओं उसके शिकार में आ रहे हैं, जिस वजह से वो फ्रंट फ्रेम में नहीं आ पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हर दल में गुटबाजी होती है, घर में भी होती है। कई बार जो है माँ और बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, कई बार जो है पिता अलग पड़ जाते हैं, कई बार पिता और बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, माँ अलग पड़ जाती है। तो ये कई बार होता है, परिवार में भी होता है, क्योंकि हम जो है ना एक जो मानव जो है एक वाइब्रेंट जो है वह है एक स्पीसीज है, तो उसमें अपनी सोचने की ताकत है, तो उसको उस भाव से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अंततः जब ये बात आती है, चुनाव की बात आती है, पार्टी के समक्ष कोई अगर चुनौती आती है तो उसमें सब लोग एक साथ हैं। और अच्छी बात यह है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में परिवार के अंदर उनको सुलझा लिया जाता है, वो पब्लिक डोमेन में कम आती है। ठीक है, तो मैं आपसे भी जानना चाह लेती हूँ कि 2027 के चुनाव बेहद नज़दीक हैं, बीजेपी की क्या रणनीति है? नहीं, बीजेपी की अपनी रणनीति चुनाव जीतने की है, और चुनाव जीतने की रणनीति है तो अगर अपनी रणनीति को आप पहले खुलासा कर देंगे तो फिर रणनीति कहाँ रह जाएगी। तो यानी कि अंदर से पूरी जो तैयारी भी है अंदर से पूरी तैयारी है। हाँ, हमारा सतत 24 घंटे काम चलता रहता है, एक मिनट भी हमारा जो साथी कार्यकर्ता परिवार का सदस्य है वो चुप नहीं बैठता है। मैं ये देखता हूँ जो है भारतीय जनता पार्टी में 24 घंटे जो है वो ये अपने तो हम भी मानते हैं कि 24/7 चुनावी मोड में रहती है, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व प्रभावी है? नहीं, निश्चित रूप से प्रभावी, उनसे सहज और सरल और मुद्दों को समझना। अच्छा, उनको कभी ये भी नहीं रहता है, एक जो सहज स्वभाव है उसमें आपने देखा होगा कि कई बार वो स्वयं ही जो है बीच में किसी को ना किसी की ज़रूरत है, कोई बात होती है तो वो खुद ही पहुंच जाते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए थे, तो अपने आप ही जो है उनके बीच में चले गए। और खुद भी युवा हैं तो वो मेरे ख्याल से युवाओं की भावनाओं को उतने अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर एक युवा नेता हैं तो युवाओं को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस बार जितने भी वोट इकट्ठा हो रहे हैं वो युवा चेहरे पर ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके युवा वोटर्स ज़्यादा हैं? देखिए, आज के दिन में भी जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो नरेंद्र मोदी जी का है। आपने पश्चिम बंगाल में भी जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता था, आपने देखा होगा जो विश्लेषक हैं वो क्या लिख रहे थे। लेकिन आज के दिन भी अगर सबसे बड़ा चेहरा हमारा है और जिन पर की जनता विश्वास करती है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और निश्चित रूप से उसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी जी का है। केंद्र में 12 साल पूरे हो चुके हैं, राज्य में 10 साल होने वाले हैं, लेकिन इस कार्यकाल को सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का ये भी कहना है कि अभी प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। क्या आप मानते हैं कि अपने आप को जब आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, विकास में परिपूर्ण मानते हैं, हर चीज़ में कहा जा रहा है कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है, उत्तराखंड का नाम हर जगह में पहले स्थान पर पहुंच रहा है, लेकिन क्या उत्तराखंड की जो समस्याएं थी वो अभी भी ठीक हो चुकी हैं या फिर अभी भी हैं? देखिए, ऐसा है ना कि सारी समस्याओं का समाधान तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ये संभव नहीं होता है। अगर आप मूलभूत समस्याओं की बात कर रहे अपने जीवन में भी देखें, मेरे जीवन में भी देखें, तो सारी समस्याओं का समाधान जो है वो संभव नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप विकसित राष्ट्रों की भी बात करेंगे जिनमें आप अमेरिका से लेके जापान से लेके और बहुत से राष्ट्र हैं, उनकी भी समस्याएं अपनी समस्याएं हैं, जबकि अपने को सबसे शक्तिशाली समझते हैं। समस्याएं आती हैं लेकिन हम उनको बहुत समझदारी के साथ, जन अपेक्षा के साथ उसको सुलझाने का काम करते हैं। और विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, और अगर उनमें जरा भी कुछ होता, साहस होता, उनमें शक्ति होती, तो वो उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ला करके, और आज तक तो कोई बड़ा आंदोलन विपक्ष खड़ा कर नहीं पाया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इसलिए मेरे विचार से कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। उनसे लोग पूछेंगे कि ये बताइए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको अवसर नहीं मिला, आपको अवसर मिला तो आपने उस अवसर का क्या जो है लोगों के हित में उसका कैसे उपयोग किया।
तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत सतही तरह पर जो है वो अपने विपक्ष का जो है रोल अदा कर रहे हैं और वो गंभीरता नहीं है उसमें। गंभीरता नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष पलायन का, बेरोजगारी का, रोजगार दिया जाए युवाओं को और नए अवसर खोल दिए जाएं, पलायन है और भी ऐसी पहाड़ की मूलभूत समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं, अगर उसको लेकर धरना देता है या उसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं तो उन मुद्दों को क्या वेस्ट मान लिया जाए? नहीं, वेस्ट नहीं माना जा सकता। देखिए, जहाँ तक पलायन का सवाल है, उसको हमें नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए और विशेषकर जो उत्तराखंड है और उसके साथ में जो आपका मध्य हिमालयी क्षेत्र है, उसको अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे हैं, वो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उत्तराखंड का पानी नहीं होगा, यहाँ की नदियों में अगर जल नहीं होगा, हिमालयी नदियों में, तो ये पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा भारी जो है त्रासदी का कारण बन जाएगा। और चिंता ये है कि जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2050 में अगर हिमालय पे बर्फ़ नहीं रहती है और उसकी नदियों में जल नहीं रहता है, तो हम उन सारे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी हिमालयी परिषद भी बनाई है, जिससे कि हम बाकी हिमालयी राज्यों के साथ, हिमालयी राज्यों ही नहीं बल्कि जो हिमालयी देश हैं उनके साथ बातचीत करके और मानवता के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए, क्योंकि उसका वैश्विक असर होगा, तो उस पर मेरे ख्याल से इतनी विशाल दृष्टि किसी दूसरे मुख्यमंत्री में मैंने देखी नहीं है। मैंने तो प्रधानमंत्रियों से लेकर के बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, उनको आगाह करते रहे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो उत्तराखंड का जो देश के लिए और विश्व के लिए जो उसका महत्व है, मेरे ख्याल से हमको उसको आगे रख करके देशवासियों को और एक वैश्विक एक जो है बड़ा जो है फलक पर उसको उठाना चाहिए। और मेरे विचार से तब चाहे आपके पलायन के मुद्दे होंगे, तब चाहे बेरोजगारी के मुद्दे होंगे, जब विश्व समुदाय और राष्ट्र के लोग आपके साथ खड़े होंगे तो वो सारी चीज़ों का लगभग समाधान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जायज़ सी बात है कि सरकार ज़रूर विचार कर रही है कि कैसे प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका विकास हो, और उसको लेकर सरकार काफ़ी चिंतन कर रही है। काफ़ी सारी डील्स भी होती हैं, काफ़ी सारी बैठकें हो रही हैं, समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आपने वैश्विक परिस्थितियों की बात की तो वैश्विक संकट पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं, आप सब बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात में, और खास मुलाकात में हम खास शख्सियत के साथ खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी, टिहरी से बीजेपी के विधायक इस वक्त बने हुए हैं, उनसे चर्चा को जारी रखेंगे। उपाध्याय जी, हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे वैश्विक परिस्थितियों की, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से पूरे देश भर की इकनॉमी खतरे में आ चुकी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों से अपील की, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लगातार बढ़ती महंगाई का असर जब आम आदमी पर पड़ रहा है, क्या वो सरकार को देखेगा या फिर महंगाई में अपनी जेब देखेगा? नहीं, देखिए, जो वैश्विक जो परिदृश्य है, अब उसमें भारत का तो कोई हाथ है नहीं उसको क्रिएट करने में, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप ये देखिए, हम यहाँ देहरादून में हैं, मैं दिल्ली में था, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने, अब जैसे रसोई गैस है, अब उसमें जो है आप ये यहाँ देहरादून में देखिए कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, छूट मूट कहीं हो रहा होगा कि नहीं मिल रही हो 4 दिन, उसी तरह की स्थिति जो है वो दिल्ली में भी और जगह भी है जी बिल्कुल। तो कोई इतना बड़ा जो है बड़ा असर जो है प्रबंधन के कारण जो है वो भारतवासियों पर नहीं पड़ा है। तो हमको नई दृष्टिकोण, जो मुख्यमंत्री जी ने नया दृष्टिकोण दिया है हिमालय के प्रति, उस पर मेरे ख्याल से लोगों को जोड़ करके, और उससे आपकी जब जैसे अभी मैंने जब पिछला जो है पंचायत के चुनाव हो रहे थे, और आज अगर आप एक राष्ट्रीय अखबार द हिंदू को अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने ये कहा कि भाई उस चुनाव में कि हम लोगों को कार्बन क्रेडिट की बात करनी चाहिए। आज जो है कम से कम टिहरी जिले से हमने 9-10 गांव आइडेंटिफाई किए हैं, और उसमें एक एक गांव में 4-4, 5-5 बच्चों को जो है वो रोजगार मिल रहा है कि भाई आप कार्बन क्रेडिट पर बात करिए। तो ये नई नई चीज़ें हमको
जल पे, जंगल पे, कार्बन क्रेडिट पे, हम्म। हमारी नदियों पे, और उसके साथ साथ लेकिन हिमालय लेकिन पर बात जो तो है। यही है ना कि हमें जो सपने दिखाए गए और जिन सपनों के जरिए हम लोग जी रहे हैं, जितने संसाधन हम लोगों को दिए गए, हम उन संसाधनों के आदी हो चुके हैं। जैसे आज के समय में इंसान फ़ोन पर इतना ज़्यादा डिपेंड करता है, ऐसी काफ़ी सारे संसाधन हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक हमारी आम सी चीज़ होगी, जिनको अवॉइड करना ही नामुमकिन है। अब पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो अपने दफ्तरों पर कैसे जाएंगे? और अगर पेट्रोल डीजल ही इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन साइकिल इससे प्रभावित हो रहा है। और इस वजह से जो सामान है, कंपनियां उसका लॉजिस्टिक निकालने के चलते में सीधे कटौती कर रही है। या तो सामान कम हो रहा है या फिर दाम बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार आम आदमी पूछ रहा है कि इतनी महंगाई, क्योंकि अगर पहले से ये वैश्विक चुनौतियों को लेकर आगाह कर दिया होता तो एकदम से महंगाई की मार हम पर ना पड़ती, हम धीरे धीरे फिर भी समझ जाते। देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि अब जैसे आपने फ़ोन की बात की, मैं सोच रहा था कि इसमें अगर आप जब आप व्हाट्सएप चलाती हैं ना, तो एक व्हाट्सएप जब आप भेजती हैं, तो उसमें आपका कितना लीटर पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी हम लोग कल्पना नहीं करते हैं ना। तो उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है कि बिना पानी के आप ना तो आपकी कोई टेक्नोलॉजी चलेगी, ना आपकी कोई फैक्ट्री चलेगी, ना कोई काम चलेगा जब आपका फ़ोन ही नहीं चल सकता। आप देखेंगे जितने भी इस तरह के सेंटर जो हैं, सारे के सारे समुद्र के किनारे लग रहे हैं। मैंने तो एक वो भी दिया था, मैंने कहा इसमें बड़ी पानी की ज़रूरत होती है, हमको मध्य हिमालय में देखना चाहिए, क्योंकि उसमें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ठंडा रहता है, और अगर उसका हमारी स्नो लाइन पर ख़राब असर नहीं पड़ रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम उत्तराखंड में ला सकते हैं, जिस पर कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे जिस तरह से चार धाम यात्रा में और बाकी भी जो पलायन का जो है, जैसे मैंने खुद ही अपने गांव में मैंने ये शुरुआत की है। मैं पहले करना चाहता था, जब एक बार मैं एक पूरे प्लानिंग कमीशन को लाया था कि भाई हमको टिहरी उत्तरकाशी को मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट का मॉड्यूल बनाना चाहिए, वो नहीं बना पाए, तो मैं अपने गांव को बना रहा हूँ। और अभी हमने वहाँ अखरोट ग्राम, वॉलनट विलेज के रूप में और बाकी चीज़ें उसमें जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक मॉड्यूल बनाकर बाकी जगह उसको रिप्लिकेट कर सके। तो उससे जो है हमारे जो पलायन कर रहे हैं बच्चे, और उसके साथ में जो है रोज़गार भी मिलेगा, आपको पलायन का दंश भी नहीं झेलना पड़ेगा। और क्योंकि उत्तराखंड जो है आपका बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और अगर वो गांव खाली होते हैं, लगभग 2000 गांव आज के दिन में भुता हो गए हैं। अब उनको वापस जो है देवत्व की तरफ लाना जो है वो हमारी पहली जिम्मेदारी है। अब एक दिन में कोई विश्वकर्मा तो है नहीं कि फूंक मारेगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हमको 25 वर्ष में जितना ध्यान चीज़ों पर देना चाहिए था, मेरे विचार से जिस भावना से उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उस भावना की रक्षा में कहीं न कहीं हम लोगों से थोड़ा कमी रही है। और जब मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि मैंने कहा हमको अपने लिए उत्तराखंड नहीं चाहिए, आपके लिए चाहिए। उत्तराखंड ठीक रहेगा, हिमालय ठीक रहेगा, तभी आप जो है ठीक रह सकते हैं, नहीं तो आप भी ठीक नहीं रह पाएंगे। अगर उस दृष्टि से काम करेंगे तो मेरा आकलन ये है कि अगले 5 सालों में गांव में कोई भी, तब चाहे हमारा बेटा है, तब चाहे हमारी बेटी है, कोई बिना काम के नहीं रहेगा, उसके हाथों को काम मिल जाएगा। तो क्या सरकार की ओर से इस विषय पर कोई एक ठोस नीति या फिर ठोस निश्चित फ्यूचर प्लान तैयार किया गया है? निश्चित निश्चित रूप से, क्या है? निश्चित रूप से हमारा जो सेतु जो हमारा विभाग है उस पर काम कर रहा है, और जिससे हम भविष्य में, जैसे आप ये देखिए ना कि होम स्टे एक बड़ा भारी जो है, गांव-गांव तक लोगों ने होम स्टे खोल लिए हैं, लोग आ रहे हैं, और आजकल तो कहीं कमरे नहीं मिल रहे हैं। अगर आप देहरादून में अगर आप देखेंगे, आप टिहरी में चले जाइए, तो कहीं जो है वो आपको कमरा मिलना बड़ा भारी मुश्किल काम होगा। तो एक होम स्टे ही जो है कम से कम 5-7 लोगों को तो जो है वो काम दे ही देता है। तो नए तरीके से हमको देखना पड़ेगा, नए तरीके जो है खोजने पड़ेंगे। लेकिन वैश्विक जो असर है उसका तो जो है वैश्विक ही जो हमारी नीति है, विदेश नीति है, उससे दूर किया जा सकता है, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और सवाल इस वक्त तो चुनाव से पहले गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर विपक्ष का ये सवाल है, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन विकास से प्रदेश
पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। ये विकास नहीं, विनाश है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि विकास का नाम ले लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, यानी कि धर्म पर राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है और प्रदेश की जो शांत आबो हवा थी उसको पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि इसको मुद्दा बनाया जाए 2027 में। नहीं, आप ये देखिए ना कि अगर, और मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, अगर वो यूसीसी का विचार लेकर के आए हैं तो उसमें बुराई क्या है? आप ये देखिए ना, आपको साहबानों वाला केस जो है, आपको, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल। तब तो मेरे ख्याल आपका जन्म नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट तक को जो है वो धक्का दे दिया गया उस समय। तो अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई ऐतराज क्यों होना चाहिए? अच्छा, विपक्ष का काम तो होता है आरोप लगाना, वो आंकड़ों के साथ आए कि उनके समय में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तो तब तो उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप खाली आरोप लगाने के लिए आरोप लगाएंगे तो वो फिर आरोप बन करके ही रह जाते हैं, उसमें कोई सत्यता होती नहीं है और इसीलिए धीरे धीरे करके जो है वो सिमटते जा रहे हैं। आप किसी भी उसमें देखेंगे प्रदेश में, तो धीरे धीरे जब वेस्ट बंगाल तक वो हार गए तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, बल्कि उन्होंने तो गंगोत्री से कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक जो है वो हर तरफ भाजपा भाजपा दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि, लेकिन पहाड़ों पर यूकेडी का काफी प्रभाव नजर आ रहा है इस बार। आप ये देखिए, आप हल्के में नहीं ले सकते यूकेडी नहीं, को। आप नहीं, यूकेडी के पास देखिए हमारे तो सब मित्र रहे हैं, क्योंकि आपके पास अगर विकास का मॉडल है तो उनके पास यहाँ के मूल मॉडल्स हैं जिनको जनता काफी पसंद कर रही है। नहीं, देखिए क्या है कि एक नारे होते हैं और एक धरातल पर काम करना होता है, और वो सब मेरे मित्र रहे हैं। ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई नेता नहीं है हमारे यूकेडी का जिनके साथ हमारे मित्रता वाले संबंध नहीं रहे, बल्कि मेरे तो, जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे तो बीजेपी वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हमने, हमारा जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, अगर आप सत्ता में हैं तो आपके लिए सब समान है। यूकेडी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास बोलने की चीज़ें हैं, धरातल पर क्या करना चाहिए उसके कोई दृष्टि नहीं है उनके पास। और अगर वो दृष्टि होती तो मेरे ख्याल से 2002 में वो बहुत अच्छा कर सकते थे। अब उसमें पुराने लोगों में तो हमारे काशी सिंह ऐरी जी, हम सब लोग उत्तराखंड आंदोलन में साथ में रहे। उसके अलावा मुझे कोई, मतलब पटल पर जो है, प्रदेश के पटल पर कोई उनके उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, कोई ऐसा नेतृत्व नहीं दिखाई देता है जो इस राज्य के, तब चाहे हमारा गढ़वाल का क्षेत्र हो, कुमाऊं का क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, उसकी समझ रखता हो कि कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में उनका कुछ असर होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी जो कि अब 2027 से रिलेटेड है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस बार भी धामी नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और हम उसमें जीतेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि प्रदेश में उनके कद का कोई दूसरा नेता है। जिस तरह से उन्होंने, मुझे तो ये लगता है कि संभवतः वो नारायण दत्त तिवारी जी का जो कार्यकाल था और उनका जो एक बड़ा कद था राज्य में, मेरे ख्याल से उस, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको सरपास कर जाएंगे क्योंकि उनका बड़ा हो रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके तो किसी और को आप मौका देंगे या फिर धामी मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत तोल करके चीज़ों का आकलन किया जाता है। जब पुष्कर सिंह जी बने या नितिन नवीन जी बने, तो आप कभी सोच सकते हैं जो नाम अखबारों में, मीडिया में चल रहे थे, लोग सोच रहे थे, उससे इतर जो है वो हाईकमान ने निर्णय लिया। मेरे विचार से उनकी दृष्टि ये रहती है कि अगले 10, 20, 30 साल तक कौन जो है चीज़ों को संभाल सकता है। तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हमारा नेतृत्व और उसमें जो विधायक हैं उनकी जो इच्छा होगी, उनकी जो राय होगी, उसके हिसाब से तय। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए और धन्यवाद। इस खास बातचीत में अपना कीमती समय देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे टिहरी से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय जी को, जिनसे हमने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर खास चर्चा की और 2027 की आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर भी खास बातचीत की है। फिलहाल मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।